Shall we start? चलिए, टू ऑल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टूडेंट, यहाँ पर हम आज जो जनरल साइंस का जो पहला सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, हम उन महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जनरल साइंस का यदि हम सिलेबस को गौर करें तो सीजीपीएससी में तो बहुत सारे लेक्चर्स होते हैं इसमें, प्रीलिम्स एग्जाम का या मेंस एग्जाम का जब तैयारी करते हैं, लेकिन खासकर जब हम व्यापम एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक, ऐसे चुनिंदा टॉपिक को हमको कवर करना होता है जहां से बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि जनरल साइंस को हम थोड़ा सा एक एग्जाम स्पेसिफिक मोड पे पढ़ेंगे, यानी कि हम उन टॉपिक को पहले कवर करेंगे जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये टॉपिक फिजिक्स के भी होंगे, केमिस्ट्री के भी होंगे, बायो के भी होंगे। तीनों में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, तो अगर मैं कहूँ एग्ज़ाम टू एग्ज़ाम, अलग अलग एग्ज़ाम में अगर हम देखें, किसी में बायो ज़्यादा पूछा जाता है, किसी में केमिस्ट्री ज़्यादा पूछा जाता है, किसी में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन भी दिख जाते हैं। तो हम एज सच तीनों को अगर देखें तो मैं प्रायोरिटी में कहूँगा बायो से ज़्यादा आते हैं, हालांकि सब 19-20 है। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में किससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए, तो क्योंकि अलग अलग एग्जाम का जो होता है ना, ये उसका नेचर अलग अलग होता है, इसलिए किसी में बायो ज़्यादा, किसी में फिजिक्स, किसी में केमिस्ट्री। फिर भी मैं आपको ओवरऑल कह रहा हूँ कि बायो का थोड़ा ज़्यादा आपको देखना होता है, फिर केमिस्ट्री का देखना होता है, फिर फिजिक्स का देखना होता है। ठीक है, इसमें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो आपस में ज़्यादातर टॉपिक को रिलेट नहीं करते, मतलब आपस में पहला छूट गया तो दूसरा समझ नहीं आएगा, ऐसी वाली बात नहीं होगी। फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोग को ज़्यादा बेहतर से बेहतर कंटेंट दे सकूं, जो मैं आपको सीजीपीएससी प्रीलिम्स वालों स्टूडेंट को जो मैं देता हूं, जिस टाइप के जो क्वेश्चंस, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, डिफ़िकल्ट वाला नहीं होगा आपके व्यापम में। पीएससी में कुछ डिफ़िकल्ट वाले रहते हैं, तो इजी मॉडरेट लेवल के सभी टाइप के क्वेश्चंस जो टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक से आसानी से आप बना सकेंगे। बहुत सारे रेडीमेड एमसीक्यूज भी है मेरे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को कमिटमेंट किया हुआ है। बीच में हम जब शुरुआत में कंप्यूटर पढ़ रहे थे, कंप्यूटर पढ़ने के बाद हम एक दो टॉपिक अभी भी बचा के रखे हुए हैं, एक तो मल्टीमीडिया का टॉपिक बचा के रखे हैं और कुछ मिसलेनियस कंटेंट बचा के रखे हैं। प्लस आप लोग को 300 MCQ जो कंप्यूटर का दिया जाना प्रस्तावित है मेरे द्वारा, वो भी अब रेडी हो चुका है। बहुत जल्द, अब वेट नहीं कराऊंगा आप लोग को, बहुत जल्द ये डिलीवर मैं आपको करने वाला हूँ। बाइलिंगुअल है और इसमें पास्ट ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, वो सब चीज़ों को हमने इसमें शामिल किया है। तो जो थ्योरी पढ़े हैं, जो चीज़ हमने पढ़ रखा है, उसी का यहाँ पे हम एप्लीकेशन करेंगे और ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे बनने भी लगेंगे। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा मैं एक्सप्लेनेशन के साथ उसे प्रॉपर ठीक कर दूंगा, ताकि आपका उस टॉपिक से, उस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे ना। चूंकि आज हम साइंस की बात करेंगे तो मैं सीधा साइंस वाले पार्ट पर आता हूँ। इसमें अगर आपको याद होगा, बीच में कंप्यूटर की जब क्लास कर रहे थे, एक क्लास ऐसी थी जिस दिन हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक से लिए थे, जिससे मैंने ह्यूमन डिसीज को करवा रखा था। जो नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में या आपको उस ग्रुप में जाके देखेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं इस ह्यूमन डिसीज को थोड़ा नए तरीके से एक बार और कवर कराऊंगा, लेकिन कब, चूंकि एक बार पढ़ चुके हैं तो उसको दोबारा तब बताऊंगा जब हमारा साइंस का आखिरी वाला पोर्शन तक पहुंच जाए हम। ठीक है, समझ में आया? कितने लोग डिसीज वाला टॉपिक किए थे ना? ठीक है, आप नहीं किए थे, हाँ कोई बात नहीं, ऑनलाइन एक्सेस है आपका सभी का, तो एक बार देख लेना। वो डिसीज जो है निमोनिक स्ट्रिक के बेस पे था। कितने लोग ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे? ठीक है, पाचन तंत्र। ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग तक मेरी बात पहुंच पा रही है? तो क्या वो टॉपिक क्लियर है आप सभी को? ठीक है, देखो मैं यहाँ पर चूंकि साइंस की बात कर रहा हूँ, शुरुआत उसी से कर रहे हैं, तो अगर आप लोगों का ये डाइजेस्टिव सिस्टम कवर हो भी गया है तो दोबारा एक बार देखिए। अभी पेपर देखें पिछला वाला कैसे क्वेश्चन आया हुआ था, अभी रिसेंट में जो एग्जाम हुआ ना आपका व्यापम का, तो उस पेपर में भी दिखा। यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम से शुरुआत में पुनः फिर से इसलिए करूंगा क्योंकि बायो का शुरुआती पार्ट वही है। या तो आप सेल यानी कोशिका से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आप ह्यूमन बॉडी के सिस्टम से कर सकते हैं। तो लेकिन ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आप 3 पेपर उठाइए, तीनों पेपर में आपको
आपके इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन दिख ही जाएगा आपका। इसलिए मतलब मैं आप लोगों को उस दौरान भी कहा था, पता नहीं एग्जामिनर का क्यों फेवरेट है कि इस जगह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। जो पढ़ चुके हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे पेशेंस के साथ, ताकि अगला जब हमारा जो टॉपिक आएगा उसको उसके बाद जो है सेकंड नंबर के सीक्वेंस के हिसाब से आगे भी पढ़ सकें। ठीक है, तो मैं आज दोबारा उस टॉपिक को करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए स्टूडेंट भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए मैं पहले इसको कवर करवा देता हूं। और अगर आप लोग पढ़े हैं तो रिवीजन करना, नए प्रकार के क्वेश्चंस करना, ठीक है, ताकि आप लोग को ये चीज समझ आ सके। ठीक है, इसका एमसीक्यू भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, फास्ट, लेकिन आप लोगों को समझ आएगा बिल्कुल। मैं इसका इसको पूरी गारंटी लेता हूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र बेसिकली होता क्या है। तो कोई भी फूड को जब हम खाते हैं तो देखो, हम कोई भी फूड को इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिले, यानी कि पोषण मिले। जैसे हम सब का बॉडी किससे मिलके बना है? एक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना है, कार्बनिक यौगिक से मिलके बना है। जैसे मैं कहूं कि जैसे मैं यहां पर पहले कहूं कि जैसे आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं या आप कोई भी दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, कोई फ्रूट्स खाते हैं, कोई जूस पीते हैं, अल्टीमेटली सब में क्या है? कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है। उसमें प्रोटीन हो सकती है, विटामिन हो सकती है, फैट हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो चाहे हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, चाहे प्लांट्स की बात करें, चाहे कोई दूसरे एनिमल्स की बात करें, सबको अपने जीवन के सर्वाइवल के लिए किसी न किसी प्रकार का न्यूट्रिशन लेना आवश्यक होता है। हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में, हम ह्यूमन बॉडी के केस में देखेंगे। और यदि हम इस ह्यूमन बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो प्रकार के न्यूट्रिशन को लेता है। पहला है मैक्रोन्यूट्रेंट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रेंट। मैक्रोन्यूट्रेंट मतलब दीर्घ पोषक तत्व कहेंगे, और दूसरे वाले को माइक्रो को कहेंगे सहायक पोषक तत्व कहेंगे, एसेसरी न्यूट्रिएंट कहेंगे। तो यदि मैं इसे समझाऊं कि कोई भी चीज को हम खाते हैं तो उसका जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, आपके माउथ से लेकर आपके लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी पॉइंट तक, मुख से लेकर, मुख गुहा से लेकर बड़ी आंत के आखिरी पॉइंट तक, इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, जिसमें जो चीज हम खाते हैं उसका पाचन होता है। पाचन कहने का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा, बड़ा अणु छोटे अणु में टूटेगा। आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही काम करना है, बड़े को छोटे में तोड़ना है, लार्ज को सिंपल में उसे क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। ये दो तरीके से होगा, एक होगा फिजिकली यानी भौतिक रूप से, और दूसरा है केमिकली यानी रासायनिक रूप से। भौतिक रूप से जैसे हम देखते हैं कि एक लड्डू खाए या एक एप्पल खाए तो वो तो बड़ा सा गोल होगा, उसको हमने दांत की मदद से, टीथ की मदद से उसे क्या कर देते हैं? छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। आप नारियल का टुकड़ा खाएंगे तो नारियल का टुकड़ा भी तो सॉलिड है, उसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। तो ये फिजिकली तोड़ रहे हैं, भौतिक रूप से तोड़ रहे हैं। यदि मैं कहूंगा कि केमिकली कैसे तोड़ेंगे, तो रासायनिक रूप से तभी टूटेगा जब यहां पे एंजाइम्स आएंगे। अब यही एंजाइम तो बार बार पूछता है एग्जाम में आपके, एंजाइम क्या होता है? तो मैं कहूंगा कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूं कि भौतिक रूप से तोड़ना मतलब दांत की मदद लिए, आपने आपके टंग यानी कि जीभ का मदद लिया, जिसमें मिक्सिंग करते हैं। लेकिन जब केमिकली कहेंगे तो यहां पे आपको एंजाइम जरूरत पड़ेगा। इस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक समझें, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे एमसीक्यू आपसे सॉल्व होंगे। आप लोगों को मैं इसको पूरा श्योरिटी दे रहा हूं, बट धीरे धीरे इस चीज को समझना। जब हम कोई भी चीज खाते हैं तो मैंने कहा कि दो प्रकार के पोषण जरूरत होता है, दो प्रकार का न्यूट्रिशन मिलता है। तो मूल पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट तीन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक,
क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये 3 मूल पोषक तत्व हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, इसे प्राइमरी न्यूट्रिएंट यानी प्राथमिक पोषक तत्व भी कहा जाता है। लेकिन जब एसेसरी न्यूट्रिएंट की बात करते हैं, सहायक न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास आता है विटामिन। बहुत सारे विटामिन हमको जरूरत पड़ती है, विटामिन ए से लेके विटामिन के तक मैं करा चुका हूं पहले की क्लास में, फिर से करवाऊंगा उसे। तो वो विटामिन हमको जरूरत पड़ती है। और विटामिन सहायक पोषक तत्व हैं, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, खनिज, जैसे किसी में आयरन की कमी हो जाती है, किसी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी जैसे दूर करने के लिए आप क्या करते हो? आप दूध पीते हो, कैल्शियम का अच्छा न्यूट्रिशन है। पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ऐसे बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं ये भी सहायक पोषक तत्व हैं। वैसे ही जल, वाटर से आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, लेकिन आपके बॉडी के लिए बहुत ही अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य यानी कंपलसरी एक ऐसा जो है सब्सटेंस है जो आपकी बॉडी के अंदर लिया जाता है, शरीर के अंदर लिया जाता है। तो अगर हम बात करें, जब हम इस न्यूट्रिशन वैल्यू को देखें गौर से, तो सभी न्यूट्रिशन वैल्यू से आपको किसी न किसी प्रकार की आपकी बॉडी को फायदा होगा। फैट और कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिलती है। प्रोटीन आपके शरीर में मसल्स का निर्माण करता है, मसल्स यानी पेशियों का निर्माण करता है, इसलिए उसे बॉडी बिल्डर कहा जाता है। विटामिन्स आपके अलग अलग जगह अपनी भूमिका, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे किसी में विटामिन ई की कमी हो गई, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है कि आपके ह्यूमन बीइंग में फर्टिलिटी पावर कम हो जाती है, रिप्रोडक्टिव क्षमता कम हो जाती है, प्रजनन क्षमता, हेयर फॉल्स होने लगते हैं। किसी में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। यदि उसको एडल्ट या बुजुर्गों में होता है उसी को ऑस्टियोमेलेसिया कहा जाता है। कि किसी में विटामिन ए की कमी हो गई तो वो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है, रात को दिखाई नहीं देता उसको। तो ऐसे बहुत सारे वो क्या है, की रोल प्ले करते हैं, मुख्य भूमिका में, प्रमुख भूमिका में होते हैं, मुख्य नहीं प्रमुख भूमिका में होते हैं, यानी कि एक विशेष भूमिका कह सकते हो। ठीक है, तो ये 3 चीजें आप लोग को मैं बतानी थी कि न्यूट्रिशन का मतलब लार्ज को सिंपल में तोड़ना। दूसरा मैंने कहा कि अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू वाले अलग अलग फूड होते हैं जिसको हमारे बॉडी के अंदर लिया जाता है, उससे हमको न्यूट्रिशन प्राप्त करनी होती है। और तीसरा मैंने कहा कि यहां पर हम एक्चुअल में देखते हैं 2 प्रकार का इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, एक है फिजिकली तरीके से, एक है केमिकली तरीके से। चलो उसे समझते हैं। इस टॉपिक की शुरुआत एक्चुअल में यहां से है। देखो, अगर हम ये बात समझें कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन या पोषण को यदि हम समझें तो एक होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें कि हम कंप्लीट फूड को अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, संपूर्ण फूड को अपने अंदर ले जाते हैं। ठीक है, होलोजोइक मतलब समझ में आया, पूरा होल पार्ट। ठीक है। दूसरा होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, परजीवी न्यूट्रिशन, जिसमें कि एक जीव दूसरे जीव से क्या करता है, उसके न्यूट्रिशन को सक करता है, खींचता है। जैसे अमरबेल यानी कसकूटा, अमरबेल यानी कसकूटा क्या करता है कि मुख्य पौधे के चारों तरफ इस प्रकार क्या है, लिपट जाता है। अब मुख्य पौधा क्या है, ये क्या है, इसमें लीफ है, पत्तियां हैं, नीचे जड़ें हैं, नीचे से क्या है, ये प्लांट जो है जल और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट का, पौधा का जो है आपका लीफ क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और वहां से फूड बनाएगा। लेकिन जो बना है उसको ये न्यूट्रिशन सक करने का मतलब उसके पोषण तत्व को खींच लेता है, तो पैरासिटिक। अगर एनिमल की बात करूं तो जूं या खटमल जो क्या कर देता है कि वो न्यूट्रिशन को सक कर लेता है किसी भी पोषक बॉडी से, होस्ट बॉडी से। ठीक, इस केस में होलोजोइक के केस में कहेंगे ह्यूमन बीइंग है। वैसे कहेंगे सैप्रोफिटिक है, सैप्रोजोइक कह दिया, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे अपना फूड खाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगस वगैरह। तो ये सब भी क्या है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। यदि मैं बात करूं यहां पे होलोजोइक के इनके बहुत सारे और टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मैं सीधा मूव करूंगा अपने जो आपका न्यूट्रिशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको लेकर। तो जब हम फूड खाते हैं, कोई भी फूड खाते हैं, तो वो एक्चुअल में उससे क्या है, वो हमारे एलिमेंट्री कैनाल यानी आहार नाल में प्रवेश करती है।
ये एलिमेंट्री कैनाल में जब एंटर करती है तो बहुत सारे प्रक्रियाएं, डिफरेंट टाइप के स्टेप्स हैं। ये आपके व्यापम का पास्ट ईयर का क्वेश्चन भी है। ये 5 वर्डिंग्स दे देगा और आपको सही सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए पूछा जाएगा। तो क्या क्या होता है देखो, जब फूड को हम खाते, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लीजिए, एप्पल। एक एप्पल को आपने मान लो मार्केट से लिया और उसको आपने क्या है खाना स्टार्ट किया। तो जब आपने खाना स्टार्ट किया, आपके बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा के अंदर प्रवेश कराया, तो ये क्या है, अंतर्ग्रहण यानी इंजेशन है। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा कि उसको हमको ब्रेक डाउन करना है। 2 प्रकार का ब्रेक डाउन होगा, एक कहा फिजिकली और एक होगा केमिकली। तो दांतों की मदद से छोटे छोटे पार्ट में हमने तोड़ना स्टार्ट किया और जब छोटा पार्ट में टूट गया तो उसमें एंजाइम क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। कौन सा एंजाइम देखेंगे अभी। एंजाइम सक्रिय हो जाएगा और उससे न्यूट्रिशन खींचना स्टार्ट करेगा। तो ये जो डाइजेशन का प्रोसेस है, ये फर्दर अलग अलग क्या है, इनके टाइप्स हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कि फिजिकली तोड़ना, फिर केमिकली टूटना, केमिकली टूटने के बाद जो अंतिम प्रोडक्ट बनेगा वही आपका बॉडी क्या है, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक, इसके बाद कहा कि जो न्यूट्रिशन आपको मिला, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपके एप्पल में क्या क्या होता है, क्या होता है एप्पल में, क्या होता है, कौन सा, बहुत अच्छा फूड है। एप्पल के अंदर बहुत सारे विटामिन हो सकते हैं, प्रोटीन का कंटेंट भी होता है। इवन आपको बता दूं कि जो एप्पल है उसमें कुछ एसिड भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो आप और सिंपल सा ले लो, जो घर में डेली खाते हो या अक्सर खाते हो, वो है दाल और रोटी। तो दाल और रोटी को लोगों, तो प्रोटीन का बड़ा रिच सोर्स क्या है, दाल है। और रोटी जो वीट से बना है, तो वीट से आटा बना है, आटा से क्या है, रोटी बना है। तो रोटी में भी बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है। क्या होता है रोटी में, हाँ रोटी में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन की मात्रा भी होती है उसमें। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन की मात्रा भी होती है। तो अगर मैं कहूं कि दाल रोटी आपने खाया, उसका डाइजेशन होना चालू हुआ, फिजिकली हुआ फिर केमिकली हुआ, तो प्रोटीन जो बना, कार्बोहाइड्रेट जो बना, निकला हुआ है, क्योंकि दाल में प्रोटीन था, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, उसको शरीर में क्या है, एब्जॉर्ब किया जाएगा, अवशोषित किया जाएगा, ब्लड में मिला दिया जाएगा। कौन काम करता है मैं आपको बताऊंगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत करती है काम। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा कि जब ब्लड में मिला देंगे तो वो जो न्यूट्रिशन, वो जो प्रोटीन और वो जो कार्बोहाइड्रेट आपका ब्लड में मिला है, अब क्या करेगा कि ब्लड में जब वो मिला दिए जाते हैं तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन तो सब तरफ हो रहा है। तो उसमें जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिक्स्ड है, किसमें, ब्लड में, चूंकि बॉडी के डिफरेंट पोर्शन में सभी भागों में जा रही है, ट्रैवल कर रही है, तो बॉडी के अलग अलग सेल यानी कोशिकाओं के द्वारा अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे यूज कर लिया जाएगा। जैसे किसी के हाथ में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई, तो वहां उसको रिपेयर करने के लिए बहुत सारा क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो वहां प्रोटीन ही रिपेयर करने का काम करता है। तो वहां प्रोटीन कहेगा मेरे को बहुत सारा प्रोटीन चाहिए उस जगह पे, कहां, हाथ या पैर में जहां पे चोट लगी उस जगह पर। तो मैं कहूंगा स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहने का मतलब एसिमिलेट कर देना, शरीर के अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से उस न्यूट्रिशन वैल्यू को यूटिलाइज कर लिया जाना, उपयोग कर लिया जाना, वही क्या है, स्वांगीकरण या एसिमिलेशन है। और लास्ट में कहेंगे कि ये क्या है, बहिर्क्षेपण है। अब दाल चावल, दाल रोटी जो भी खाए थे, उसके बाद जितना न्यूट्रिशन वैल्यू आपके बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी जो वेस्ट पार्ट है उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है ना। तो उसमें क्या है आपके लाइक इजेशन वाला पार्ट होता है, लास्ट बहिर्क्षेपण उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस को याद रखना, कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा, खासकर स्टूडेंट को, बहुत सारे लोगों इस दोनों में कंफ्यूजन होता है। इसका मतलब एब्जॉर्ब करके ब्लड में मिला दिया जाना, और इसका मतलब है कि उस न्यूट्रिशन वैल्यू को यूज कर लिया जाना अलग अलग सेल्स के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। तो ये होता है आपका अलग अलग प्रोसेस जब एलिमेंट्री कैनाल में देखते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में यानी आहार नाल में ये सब क्या है, प्रमुख बातें होती हैं। चलो अब जब हम बात करते हैं तो यहां पे मैं सबसे आसान तरीका वही बताता हूं कि हमारे बॉडी में
तीन क्या होते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। यहां पर मैं इसे समझाता हूं, मैं इसे मिटा के इस जगह बता दे रहा हूं ताकि आपको और बेहतर से समझ आ सके। हमारे बॉडी के लिए तीन पोषक तत्व जरूरत होती है, तो लिखिएगा तीन प्राथमिक पोषक तत्व, तीन प्राथमिक पोषक तत्व, जिसमें कि पहला नाम आप लोग को लिखना है, यहां पर पहला नाम लिखना है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा लिखना है आपका प्रोटीन, और तीसरा होता है आपका वसा या फैट। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को क्या बताने का प्रयास कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि तीन ही क्या है, प्राइमरी न्यूट्रेंट हैं। दीज आर दी थ्री प्राइमरी न्यूट्रेंट, और इस प्राइमरी न्यूट्रेंट को हमारे बॉडी के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। थोड़ा समझे, कार्बोहाइड्रेट और आपका फैट, पहला और तीसरा, कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी हमको इसी से ही लेनी है। लेकिन प्रोटीन से क्या मिलता है, प्रोटीन से हमारे बॉडी का डिफरेंट टाइप के सेल्स रिपेयर होते हैं, साथ ही साथ नए प्रकार के मसल्स यानी पेशियों का निर्माण होता है, यानी कि ये बॉडी बिल्डर है, शरीर का निर्माता है। ठीक, जब इस कार्बोहाइड्रेट को गौर से देखें तो एक्चुअल में इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बता सकते हैं क्या क्या टाइप होते हैं, अलग अलग बताओ। पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, सुने हो आप लोग? ठीक है, तो देखो समझें, इसके एग्जाम्पल क्या है कि मैं कहूंगा पहला स्टार्च। स्टार्च किस में होता है, राइस और आपके आलू वगैरह में बहुत होता है। ठीक है, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, जो क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड है। थोड़ा समझे, यहां पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। यहां पर पॉली क्या है, कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, उसका सिंपल क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा कि नहीं, डाई का सिंपल क्या हो जाएगा, मोनो हो जाएगा कि नहीं। तो दूसरा लिखेंगे डाइसेकेराइड और तीसरा लिखेंगे मोनोसेकेराइड। अब थोड़ा समझें, जब आपने राइस खाया या आलू का चिप्स खाया तो उसमें क्या है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में है, स्टार्च के फॉर्मेट में है। आपका शरीर किसे एब्जॉर्ब करता है, सबसे सरलतम रूप को एब्जॉर्ब करता है, सबसे सिंपल फॉर्म को एब्जॉर्ब करता है। तो पॉली को डाई में तोड़ेंगे, डाई को मोनो में तोड़ेंगे, और मोनो को तोड़ने के बाद हमारा इंटेस्टाइन का वॉल, छोटा इंटेस्टाइन का वॉल, छोटी आंत की जो दीवार है उसमें जो छोटे छोटे फाइब्रस स्ट्रक्चर होते हैं, रेशेनुमा संरचना होती है, जिसे सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई कहा जाता है, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड में मिला देगा। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है कि कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ेंगे हम, तो डाइजेशन करेंगे तो स्टार्च डाई में टूटेगा, डाई मोनो में टूटेगा। आपको मैंने उस दिन भी बताया था पहले की क्लास में, आप एक काम करना कि रोटी को ना बिना किसी दाल या किसी सब्जी या अचार में बिना डिप किए हुए सिर्फ चबाना, 1 मिनट तक चबाना, वो रोटी मीठी लगने लगती है, भले उसमें नमक ही क्यों ना हो आपको मीठा लगने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ स्टार्च जो है माल्टोस में बदल जाता है, माल्टोस डाइसेकेराइड है, और आपने खाया है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, स्टार्च का फॉर्मेट, पॉलीसेकेराइड को खाया है, और वो क्या है, डाइसेकेराइड में टूट जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, अगर हम प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन का सरलतम रूप होगा, प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो सिंपल सा लिख लो, प्रोटीओज भी कह सकते हैं, प्लस उसके बाद एमिनो एसिड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिख लो, इसका एग्जांपल एमिनो एसिड से में टूट जाएगा। प्रोटीन को तोड़ोगे तो एमिनो एसिड में टूट जाएगा या प्रोटीओज में टूट जाएगा। ठीक, वैसे ही हम फैट को तोड़ेंगे, क्यों तोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम डाइजेशन कर रहे हैं। तो डाइजेशन का मतलब जटिल को सरल में तोड़ना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ब्रेक डाउन करना। तो यदि मैं फैट की बात करूं तो फैट कहेंगे किस में टूटता है, बताओ, वसीय अम्ल यानी फैटी एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में टूट जाता है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। तो ये क्या है, बेसिकली इसका सिंपल फॉर्म है। ठीक,
तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट को आपको मैं तोड़ना सिखा रहा हूं, जिसमें कि मैंने कहा कि 3 प्रकार के प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, इनका ही पूरा खेल होता है, उसी को ही अच्छे से समझ जाएं तो बाकी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, चलो आप अब क्या करें, इस प्रोसेस पर चलें कि जब हम कोई भी फूड खाते हैं तो मैं अक्सर एग्जांपल इसी का देता हूं। चलो इस बार आप क्या खाओ, राजस्थानी थाली खाइए। राजस्थानी थाली में यहां पर रोटी है, यहां पे राइस है, यहां पे वेजिटेबल 1, वेजिटेबल 2, वेजिटेबल 3, वेजिटेबल 4, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों का ऑप्शन रहता है उसमें। यहां पे आपके पास क्या, कर्ड यानी दही है, यहां पे आपके पास क्या है, सैलड है, बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा रोटी के ऊपर क्या लगी हुई है, घी लगा हुआ है, घी लगा हुआ है तो यहां पर हम कहेंगे लाइक, चलो घी लिख दिए, जो एक्चुअल में है तो फैट ही। अब इसमें सभी टाइप के एग्जांपल आ गए, राइस भी आ गया, रोटी भी आएगा, सब्जी ग्रीन वेजिटेबल्स भी आ गए, सभी टाइप की चीजें आ गई। जब हम इसे क्या करते हैं, बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से इसे प्रवेश कराते खाते हैं, तो खाने के दौरान ये अलग अलग क्या ऑर्गन से होते हुए जाता है। कौन से ऑर्गन से होते हुए जाएगा, तो इसे यहां पर नोट करें, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बक्कल कैविटी में जाता है, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे मुख गुहा। ये क्या लिख रहे हैं, भोजन का मार्ग लिख रहे हैं हम। हेडिंग डालोगे, उसके ऊपर हेडिंग डालोगे पाथवे ऑफ फूड, ठीक है, या फूड ट्रैक्ट भी लिख सकते हो इंग्लिश में। बक्कल कैविटी, तो यहां पे लिख दिया बक्कल कैविटी। फिर कहां पे प्रवेश करेगा, बक्कल कैविटी से इधर देखो ईसोफेगस में प्रवेश करेगा। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा गया भी है पास्ट ईयर के व्यापम में। दूसरा किस में जाता है, ईसोफेगस, यानी इसे कहा जाता है ग्रास नली, ग्रास नली या ईसोफेगस, ठीक है। उसके बाद देखो किस में आ रहा है, स्टमक में आ रहा है, तो अगला जाता है आमाशय या स्टमक। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, देखो स्मॉल में जाता है कि लार्ज में जाता है, पक्का स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है कि लार्ज, स्मॉल में जाता है। तो छोटी आंत, छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। उसके बाद लार्ज, बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। अब आपको यहां पे 2 पॉइंट समझना है जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं पास्ट ईयर में। भोजन का ट्रैक्ट आपने देख लिया, ये सीक्वेंस होती है, इसे स्टार करिए, कभी फ्यूचर में फिर से पूछा जाएगा, क्योंकि यहां से 2 नए प्रकार के क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। पहला देखिए कि आपको इसमें पूछा गया है कि इनमें से गिवन ऑर्गन में, मतलब दिए गए अंगों में, किस में भोजन का पाचन नहीं होता, नहीं होता पूछा है। तो किस में नहीं होता, ग्रास नली में नहीं होता और लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता, ठीक। तो कहां कहां होता है, बक्कल कैविटी में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब 3 ऑर्गन में फंक्शन को आप समझ गए, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म। आपको यही बात तो पूछनी है, समझनी है, ठीक है। ये पहला टाइप का क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है कि लाइक इसमें अलग अलग जो ऑर्गन है, किसमें सबसे ज्यादा डाइजेशन होता है, पाचन सर्वाधिक कहां होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सर्वाधिक डाइजेशन कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन। और आपको पहले ही बता चुका हूं वो 6 से 7 मीटर तक लंबी हो सकती है, 7 फीट नहीं कह रहा हूं, 7 मीटर तक लंबी हो सकती है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और उसी जगह पर इस प्रकार देख रहे हैं, ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। समझ में आया, ठीक। तो ये 3 चीजें जो पास्ट ईयर के एग्जाम में पूछी गई है, ये बताया, भोजन का ट्रैक्ट, दूसरा कहां ज्यादा होता है और कहां पर मैंने कहा कि सबसे ज्यादा होता है, कहां पे कम होता है, नहीं होता, और कहां पे ज्यादा होता है। समझ में आया सबको, आगे बढ़े। चलो अब मैं आप लोगों को स्टार्ट कराऊंगा यहां पर कहां पे डाइजेशन है। आप लोगों को जो 3 है ना, तो पहले यहां बताऊंगा बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा स्मॉल में, स्टमक में, और उसके बाद इसको।
मतलब आप लोग तीनों को समझना है, तीनों को समझने के बाद आपका टॉपिक भी समाप्त हो जाएगा और आपसे क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। यहां पर रोल आएगा एंजाइम्स का, और एंजाइम के रोल को समझना है, कौन सा एंजाइम कहां पाया जाता है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा अभी आपको। देखो, अब जब सबसे पहले आपने राजस्थानी थाली को खाना स्टार्ट किया, दाल रोटी खाया, जो भी खाया, सबसे पहले बक्कल कैविटी में गया, तो बक्कल कैविटी में दो ऐसे ऑर्गन्स और मौजूद हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। एक आपका टीथ, अंग नहीं कहना चाहिए, उसका सब पार्ट है वो, बक्कल कैविटी का उप अंग है कहना चाहिए। तो यदि मैं बात करूं कि जब हम बक्कल कैविटी में देखते हैं तो दो प्रकार की चीजें हैं, वहां दांत मौजूद है और आपका जीभ मौजूद है। टीथ को देखेंगे और यहां पे टंग को देखेंगे। तो जब हम यहां पर फूड को बक्कल कैविटी के अंदर प्रवेश कराते हैं, दांत के द्वारा चबाया जाता है और उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है, यानी फिजिकली रूप से हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, भौतिक रूप से उसे तोड़ रहे हैं, भौतिक रूप से पाचन हो रहा है, तो उसके बाद क्या होता है, उसमें लार यानी सलाइवा मिक्स हो जाता है। ये सलाइवा कहां से निकलता है? तो सलाइवा जो है एक्चुअल में ग्लैंड यानी ग्रंथियों से निकलता है। आपके बक्कल कैविटी में, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ध्यान से सुनना, इसके नाम में ही आंसर छुपा है। तो जैसे कि पहला देख रहे हैं क्या है, आपका पैरोटिड, कान के दोनों कान के नीचे में होता है एक जोड़ी, टोटल 3 पेयर होता है। तो पहला पेयर कान के नीचे पैरोटिड, दूसरा यहां पर मैग्जिला, सब मैग्जिलरी, मैग्जिला जबड़े के लिए यूज किया जाने वाला इंग्लिश वर्ड है, तो सब मैग्जिलरी, और तीसरा सब लिंगुअल, लिंगुअल मतलब लिंग्विस्टिक, मतलब बोलते हैं ना भाषा, भाषा किसकी मदद से, बोलचाल, जीभ की मदद से होती है। तो दोनों जीभ के पास, मतलब जीभ के दोनों तरफ है ना, जीभ के दोनों तरफ एक पेयर पाया जाएगा। तो पैरोटिड कान के नीचे, सब मैक्सिलरी जबड़े के पास, और सब लिंगुअल आपके जीभ के दोनों तरफ। तो इस प्रकार 3 पेयर होते हैं भाई। अब ये जो सलाइवा होती है उसमें 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम? एक है आपका टाइलिन, जिसे हम आधुनिक नाम में आजकल नाम कहते हैं एमाइलेज। अब टाइलिन नहीं कहा जाता, एमाइलेज कहा जाता है, एमाइलेज। और दूसरा है लाइसोजाइम, दूसरा है लाइसोजाइम। 2 प्रकार के क्या हैं, ये एंजाइम है, लिखिए इसे, ये 2 एंजाइम किस में पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं। तो मैंने कहा टाइलिन क्या काम करता है, तो टाइलिन एमाइलेज वही काम करता है, थोड़ी सी मात्रा में, मात्र थोड़ी सी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। डाइजेशन वर्ड आया तो मतलब कार्बोहाइड्रेट को जटिल से सरल में तोड़ेगा, वही रोटी वाली बात। स्टार्च को माल्टोज में बदल दिया, मतलब पॉली को डाई में बदल दिया, रोटी मीठी लगने लगी इसलिए आप, ठीक है। तो ये इसका काम क्या है, स्टार्च को डाइसैकेराइड में तोड़ना, डाइसैकेराइड में तोड़ना। डाइसैकेराइड क्या है, ये भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सरलतम प्रकार का है। ये जो है जटिलतम प्रकार का था स्टार्च, ठीक है, में तोड़ना। और इसे आपको ट्विस्ट करके दे देगा तो क्या लिखोगे, कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी लिख सकते हो, इसको एक ही मतलब है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है कह दोगे। कौन? आपका एमाइलेज। जब मैं लाइसोजाइम की बात करता हूं तो लाइसोजाइम क्या काम करेगा, ये हानिकारक कुछ बैक्टीरिया, देखो आपके सलाइवा में जो होती है, ये इसका पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। सलाइवा का पीएच वैल्यू 7 से नीचे होगा तब वो एसिडिक कहलाएगा, लार का। तो कोई भी चीज एसिड के कांटेक्ट में आएगी तो वो मर जाते हैं। तो जब हम कोई भी चीज खाते हैं, तो सड़ा गला फल खा लिए, या फिर केला जो है थोड़ा सा सड़ गया था, फिर भी किनारे से कई बार हम उसको खा जाते हैं, तो अल्टीमेटली उसमें कोई भी फंगस बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का काम कौन करेगा, लाइसोजाइम करेगा। तो लिख लो, जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, समझ में आया। चलो ये चीज समझ में आ गया, आपका क्या काम हो गया भाई, ओवरऑल काम हो गया आपके सलाइवरी ग्लैंड का, ठीक। नाउ
अब इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद आगे देखिए यहां पर अब टीथ का क्या रोल है, दांत का क्या रोल है। तो यहां पे दांत की चीजों को भी समझना है। देखो हमारे बॉडी में अगर टीथ को देखें तो 4 प्रकार की होती है। ये 4 टीथ को हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो क्या है, इंसीजर या फिर कृंतक कहा जाता है, दूसरा है कैनाइन यानी कि रदनक कहा जाता है, और तीसरा प्रीमोलर या फिर कहा जाता है अग्रचवर्णक कहा जाता है, अग्रचवर्णक कहा जाता है, और मोलर यानी कि कहा जाता है चवर्णक कहा जाता है। इसे याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, देखो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर 4 प्रकार के दांत होते हैं। हमारे बॉडी में कितने दांत होते हैं कहा जाए, टोटल 32 टीथ होते हैं। इसका नेचर भी हम समझेंगे, लेकिन मैं कहूंगा इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। जैसे हमारा किसी व्यक्ति का क्या है, ये मान लो बक्कल कैविटी मुख वाला पार्ट है, मतलब ये ऊपर का होंठ है, ये नीचे का होंठ है। अब एक टीथ का जो लेयर यहां पर होगा, दूसरे टीथ का लेयर यहां पर होगा। अगर मैं कहूं कि 4 प्रकार के टीथ होते हैं, जैसे मुंह को ठीक बीच बीच में 2 पार्ट में इस प्रकार डिवाइड कर लो। ये ऊपर के दांत हो गए, ये नीचे के दांत हो गए, ये ऊपर के दांत हो गए, नीचे के दांत हो गए। तो कहूंगा ICPM, ICPM, और इसको सामने में लिखूंगा। देखो इसको ऐसे लिखना, 1 लिख दो, सॉरी 2 लिख दो, फिर 1 2 3 लिख दो। शुरू में 2 लिख दो, फिर 1 2 3 लिख दो, ठीक। और सेम चीजें यहां पे करो, ICPM, फिर 2 लिख दो, 1 2 3 ऐसा लिख दो। इसका सिंपल तरीका, ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस बेसिक को समझो। 2 1 2 3, इधर भी लिखो ICPM और 2 1 2 3 लिख दी। अब अगर आप इसको नोटिस करो तो आपको समझ में आएगा। इधर देखिए ICPM को देखेंगे तो अगर हम अपने माउथ के अपर वाले पार्ट, देखो ठीक मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब ये वाली लाइन हो गई। फिर ऊपर वाला टीथ, फिर राइट हैंड साइड ऊपर वाला टीथ, फिर नीचे वाला टीथ, फिर नीचे वाला टीथ। 4 भाग में मैंने डिवाइड किया हुआ है। एक भाग को समझ जाओ, 4 से गुणा कर दो, मामला खत्म। इतना सारा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। चुपचाप क्या करो, ICPM लिख दो ऐसा करके, और 2 1 2 3 लिख दो। ठीक है, आपको पूछा जाए हमारे बॉडी में कितने कैनाइन टीथ पाए जाते हैं, तो पहले की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 × 4 कर दो, क्योंकि 4 भाग है, 1 2 3 4। नहीं समझे क्या, ये पहला ऊपर वाला, ये दूसरा, ये तीसरा वाला, ये चौथा वाला, तो इसके बाद 4 हो गया। आपके बॉडी में पूछा जाए कितना इंसीजर टीथ पाया जाता है, तो 1 की वैल्यू आपको पता है, 2 × 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 हो गया। तो चलो करके देखते हैं। तो ये कितने हो गए भाई, देखो 2 1 3 2 5 3 8, इधर 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए, इधर भी 8 हो गए। 8 8 16 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला भी 16 हो गया। 16 + 16 कर देंगे तो 32 टीथ हो गया कि नहीं, यस और नो। ठीक, मामला ये है कि टीथ को कभी पूछ देगा तो हड़बड़ाना मत, गलती से मिस्टेक बिल्कुल मत करना। ठीक, कहने का मतलब कि आप लोग बिल्कुल धीरे से समझना क्या पूछा है। तो आपको एक ही ट्रिक समझनी, इसे ICPM याद रख लो, 2 1 2 3 खत्म। उसके बाद जो भी पूछा है 4 से गुणा कर दो, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलो टीथ में आपको अब आता है चारों का काम, चारों का नेचर। चारों का नेचर यहां पे समझना है, तो आप लोग को समझना है दांत की जो है 3 प्रकार की नेचर होती, 3 प्रकार की प्रकृति होती है। पहला कि क्या होता है, डाइफोडोंट होता है, द्विबारदंती होती है। जीवन में सिर्फ 2 बार दांत आता है, एक जन्म के बाद
और बीच में कभी टूट गया, बहुत चॉकलेट खा दिए, फिर टूट गया, फिर से दोबारा एक बार आ गया, ठीक। तो द्विबारदंती डाइफोडोंट, ठीक। उसके बाद पूछा जाता है, ये भी प्रश्न पूछा गया है भाई, दांत की प्रकृति या दांत से रिलेटेड चीजें। तो दूसरा होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है गर्तदंती। गर्तदंती का मतलब, गर्त मतलब गड्ढा। तो आपका टीथ या हम सब का टीथ जो है मसूड़े के अंदर, मसल्स के अंदर वहां पे एम्बेडेड है कि नहीं, धंसा हुआ है कि नहीं, तो इसलिए इसे गर्तदंती कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तीसरा होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट कहेंगे मतलब इसे विषम बार दंती कहेंगे, विषम बार दंती कहेंगे। इसका मतलब क्या समझते हैं, विषम है ये, होमो मतलब लाइक कहना चाहिए हेट्रो वर्ड है। हेट्रो मतलब चारों अलग अलग प्रकार के टीथ हैं, जैसे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 प्रकार के टीथ हैं। अगर ये सिमिलर टाइप के होता तो मैं आइसोफॉर्म कहता, समान है कहता, लेकिन ये क्या है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो यहां पे मैं कहूंगा हेट्रोडोंट, विषम बार दंती कहूंगा, जो कि 4 प्रकार के अलग अलग प्रकार के टीथ पाए जा रहे हैं। ये इसका नेचर हो गया, ठीक है। और एक डिबेट मैंने पहले बताया था, आज उसमें ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करना है, फिर मैं सीधा उसका आंसर बता देता हूं कि ऐसा कोई भी एनिमल जो कार्निवोर्स होगा या ओमनीवोर्स होगा, जो क्या है मांसाहारी होगा या सर्वाहारी होगा, उसमें कैनाइन टीथ पाया ही जाएगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में भी मिल रहा है। देखो मांसाहारी यानी कार्निवोर्स किसे कहते हैं, जो भी, हाँ, जो भी मांस मछली खाता वो तो ठीक है, लेकिन जो एनिमल का प्रोडक्ट यूज करता है उसे भी आप मांसाहारी में गिनेंगे बायोलॉजी के अकॉर्डिंगली। जैसे आप दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, वो एनिमल प्रोडक्ट है, तो भी आप कार्निवोर्स कैटेगरी में आ गए। वेजिटेरियन और वेगन में अंतर होता है। वेजिटेरियन क्या है, एनिमल प्रोडक्ट को खा सकता है, दूध पनीर वगैरह खा सकता है, लेकिन वेगन जो होते हैं ना, VEGAN, वेगन, तो वेगन जो होते हैं वो कोई भी एनिमल प्रोडक्ट को नहीं खाते, दूध पनीर को भी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, वो पूर्णतः क्या है, लाइक वेगन कैटेगरी, उसका हिंदी नाम मुझे भी नहीं पता, लेकिन वेगन कहा जाता है। तो वेगन वेजिटेरियन का और ज्यादा जटिलतम रूप है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है, समझ में आया। तो मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं कि जितने भी कार्निवोर्स होंगे उसमें कैनाइन टीथ पाया जाएगा, जितने मांसाहारी होंगे, सर्वाहारी होंगे, उसमें पाया जाएगा। ह्यूमन बॉडी में भी पाया जा रहा है, 4 प्रकार के 4 कैनाइन टीथ पाए जा रहे हैं, ठीक है। ICPM में देखो सेकंड नंबर वाला 1 है, 1 × 4 कहेंगे तो यहां पर आपका आ गया 4 कैनाइन टीथ। जैसे बिल्ली वाली फैमिली, बिल्ली, तेंदुआ, चीता, बाघ, शेर, सब देखते हैं क्या है, उसमें नुकीले वाले जो दांत होते हैं ना, आप भी देखेंगे, अगर आप टंग को लेकर जाइए तो 4 आपके पास क्या है, कैनाइन टीथ हैं। जो शाकाहारी होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं, प्योर लाइक ग्रेजिंग एनिमल्स की बात करते हैं, जैसे कि गाय, बकरी वगैरह जैसे देखते हैं, ये ग्रेजिंग करते हैं, हाथी है, रैबिट है, ये सब क्या करते हैं, ग्रेजिंग करते हैं, शाकाहारी हैं पूरा। तो उसमें क्या होगा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, कृमि रूपी परिशेषिका, एक ऑर्गन का, लार्ज इंटेस्टाइन का एक भाग होता है जो सेल्यूलोज के पाचन में मदद करता है। और ह्यूमन बॉडी में वो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेष के रूप में मौजूद है, लेकिन कभी ना कभी ये एक्टिव रहा होगा। जैसे मानव का उद्विकास देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग देखते हैं, तो क्या समझते हैं, मानव ने पहले शिकार करना सीखा, उसके बाद देखते हैं कि शिकार करके लाइक वो जो खाता था, उसके बाद देखा गया कि आग का आविष्कार हुआ, फिर उसको पका के खाना सीखा, फिर हर्ब, सरब, ये सब साग पत्तियों भाजियों को भी खाने लगा। तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा रहा होगा कि हमारे बॉडी में जो कृमि रूपी परिशेषिका है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद होती है, वो मौजूद रही होगी एक्टिव फॉर्म में। अभी क्या है, अवशेष के रूप में है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। इसका और दूसरा उदाहरण देखो, ईयर पिन्ना, ये आपका, इसे निकाल के फेंक देंगे भी तो आपके बॉडी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कोई काम ही नहीं है कि आपके शरीर, आपके क्या है, मुख की बस सुंदरता बढ़ाने के लिए, और कुछ काम नहीं है। किसका, ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव कहा जाता है।
तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है। समझ में आया? तो ये एडिशनल पॉइंट निकला इसलिए मैंने यहां पे बता दिया, अदरवाइज ये टीथ का टॉपिक है। ठीक, समझ में आया? तो आपको ये पूछा जा सकता है और ये नंबर्स पूछे जा सकते हैं, बाकी ठीक है, लीव इट। चलो, अब खाना तो अपन खा लिए भाई, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आपने चबा लिया। माउथ से आगे जाना है फूड को, तो माउथ से आगे जब जाता है तो आपको इस इमेज को देखना है गौर से, इस इमेज को देखना है। यहां पे आपने पूरा खा लिया, अब क्या करेगा, यहां से देख रहे हैं इस प्रकार आ रहा है। ये क्या है आपका ईसोफेगस यानी ग्रास नली, इसे कहते हैं ईसोफेगस या ग्रास नली। तो ईसोफेगस या ग्रास नली को यदि गौर से देखें तो आपको यहां पे दो बातें समझ में आएगी। इसमें इस प्रकार रिंग रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार यहां पर स्ट्रक्चर होगा, और इसके नीचे देखेंगे यहां पर एक रिंग स्ट्रक्चर नहीं, माय मिस्टेक, रिंग स्ट्रक्चर नहीं, रिंग स्ट्रक्चर इधर आएगा। यहां पर एक देखना, एक मूवमेंट पाया जाएगा, मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस, क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, पेरिस्टालसिस लिख लीजिए। पेरिस्टालसिस का मतलब ये होता है कि जब, थोड़ा समझ लीजिए फिर लिखना, जब आपने माउथ में चीजों को खा लिया, उसके साथ सलाइवा मिक्स हो गया, दांत ने छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दिया, उसके बाद वो सलाइवा यानी लार के साथ मिक्स हो गया, अब वो गोल हो गया, गोल हो गया। फिर इसके अंदर से क्या है, आगे प्रवेश करा जाएगा, आगे चला जाएगा। चूंकि वो गोल होता है इसलिए उसे क्या कहा जाता है, गोलक कहा जाता है। हिंदी में कहूंगा तो उसे बोलस। तो ये गोलक, क्या कहा मैंने, गोलक, या फिर कहा इसे बोलस। ये क्या होगा, इस प्रकार इसमें क्या करेगा, ये ट्रैवल करके जाएगा। और चूंकि यहां पर एक मूवमेंट पाया जाता है, देखो ऐसा इस प्रकार है, इस प्रकार क्या मूवमेंट होगा, तो ऐसा 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 इसका मूवमेंट होगा। और चूंकि इसके साथ सलाइवा मिक्स्ड है तो आसानी से बिना कोई रुकावट के कहां पे प्रवेश कर जाएगा, स्टमक में प्रवेश कर जाएगा, आपके आमाशय में प्रवेश कर जाएगा। ध्यान से समझना, इसमें कोई पाचन नहीं होता, किसमें, ईसोफेगस में। हमने लिखा, पढ़ा हुआ है कि ग्रास नली में किसी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता, शून्य पाचन, जीरो डाइजेशन। आगे बढ़े, मूव करें। अब दो चीजें समझ में आ गई है। तीसरा हम अब कहां पे पहुंच गए, हम पहुंच गए स्टमक में। और स्टमक को यदि हम देखते हैं तो इसमें आपको दो चीजें मैं बताऊंगा, यहां पे ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूं। जैसे कोई भी गेट से एंट्री करता है, अंदर से कोई प्रवेश किया, तो शुरुआत में जो भाग आएगा उसे क्या कहेंगे, अग्रभाग कहेंगे, एंटीरियर पार्ट कहेंगे। और उसके बाद एक मिडिल पार्ट भी होगा, एक पोस्टीरियर पार्ट यानी पश्च भाग भी होगा। तो किसी भी आमाशय के भी इसी प्रकार तीन पार्ट होते, तीन भाग होते हैं। कैसे याद रखेंगे, देखो अग्रभाग को कहा जाता है कार्डियक, अग्रभाग को कहा जाता है कार्डियक, मध्य भाग को कहा जाता है फंडिक, उसका प्लूरल फॉर्म फंडस हो जाएगा, सिंगुलर फंडिक हो गया। पश्च भाग को कहेंगे पाइलोरिक, एग्जाम में पूछा गया है। आमाशय के अग्र मध्य पश्च को लिखिए। इसे याद करने का ट्रिक देखो, इधर देखो कि यहां पर सी, एफ और पी, देखो सी पहले आता है, एफ बीच में आता है और पी बाद में आता है। अल्फाबेटिकली जाओगे तो, अरे ए से जेड तक जाओगे ना तो सी एफ पी आता है ना, तो इस प्रकार याद रख लेना, कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ठीक, समझ में आ गया ये ट्रिक। आगे देखिए, यदि मैं कहूं यहां पर फूड एंटर कर रहा है तो इसका नाम क्या था, बोलस था, इसका नाम क्या था, बोलस था। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा इसका नाम क्या हो जाएगा पता है, बताओ। जब खाना प्रवेश करेगा तो बोलस है, काइम, वेरी गुड, इसका नाम हो जाता है काइम। इसे भी एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए छोटी छोटी बातें आपको जरूर यहां पे मैं बता रहा हूं। बोलस क्या है, जब खाना स्टमक में एंटर्स करता है तब है, जो माउथ से आते, माउथ से बोलस बन के आया हुआ है, स्टमक में एंट्री कर रहा है। यही बोलस जब स्टमक के अंदर पाचन होगा, डाइजेशन होगा, जब बाहर निकलेगा, एग्जिट होगा, उसका नाम बदल जाएगा, काइम हो जाएगा। समझ में आया।
चलो, अब ये चीज आपने समझ लिया। अब आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझनी है कि इस स्टमक में क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं। 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। आप लोगों को यहाँ पे समझना है, थोड़ा सा समझे इधर। फूड एंटर्स, तो शुरुआत वाला भाग कहा, कार्डियक, तो ये कार्डियक हो गया। बीच वाला भाग एक्चुअल में ये क्या है, 3D डायग्राम नहीं है, अदरवाइज से फंडस वाला पार्ट ये होता और पश्च वाला भाग पाइलोरिक, ये अंतिम पोस्टीरियर वाला पार्ट होता। तो इस प्रकार यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इस बीच में क्या है कि आप लोगों को देखना कि इसमें आप लोगों को समझना है, यहाँ पर एक गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। तो आप लोगों को इसको मैं समझाता हूं बहुत ही सरल तरीके से। देखो, जब फूड एंटर करने वाला होता है उसके पहले आमाशय की दीवार के अंदर, आमाशय की दीवार के अंदर श्लेष्म यानी म्यूकस का पूरा चादर बिछ जाता है। ठीक है, मतलब बोलस एंटर करने ही वाला है कि उसके अंदर म्यूकस यानी कि श्लेष्म की पूरी चादर बिछ जाती है, सरल भाषा में कहूं तो। उसके बाद बोलस जाके वहां विराजमान हो गया भाई, बोलस जाके वहां विराजमान हो गया, और उस प्रकार देखते हैं कि वहां पर एसिड जाके उसके साथ मिक्स्ड हो जाएगा। 3 चीजें मैंने कहा, तीनों को यहां पे समझेंगे। बोलस का एंट्री होना, म्यूकस का चादर के रूप में आमाशय की दीवार में फैल जाना, और उसमें क्या है, बोलस विराजमान हो जाना। अब एक ही बोलस तो जाएगा नहीं, लगातार खाते रहते हैं तो बोलस के ऊपर बोलस के ऊपर बोलस जाते रहेगा वहां पे, और इस प्रकार उस म्यूकस के ऊपर, म्यूकस की दीवार के ऊपर उस प्रकार क्या है, वो विराजमान होता जाएगा। चलो, हो गया। अब उसके ऊपर एसिड डलेगा। कौन सा एसिड, HCl। तो ये 3 चीजों को यहां पे समझें। हमारे बॉडी में आमाशय की दीवार में जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं, और ये जो जठर ग्रंथि हैं इसमें एक सेल होता है, इसमें एक सेल होता है जिसे कहा जाता है पेप्टिक सेल, पेप्टिक कोशिका, पेप्टिक कोशिका यानी पेप्टिक सेल। बिल्कुल पेशेंस के साथ समझना, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है। दूसरा मैंने कहा म्यूकस सेल यानी कि श्लेष्म कोशिका, और तीसरा होता है ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल यानी कि कहा जाए यहां पे ऑक्जेंटिक सेल ही कहेंगे, ऑक्जेंटिक कोशिका ही कहेंगे। ये सब किसमें पाई जा रही है, जठर ग्रंथियों में पाई जा रही है। आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब फूड एंटर करता है तो म्यूकस की चादर बिछ जाती है, तो म्यूकस कहां से सीक्रेट होगा, म्यूकस सेल से होगा। ठीक है, म्यूकस सेल, जैसे ये यहां पे देख रहे हैं ग्रीन कारपेट है, तो ग्रीन कारपेट पूरी इस नीचे तखत है उसके ऊपर पूरा बिछ गया है। इसके ऊपर क्या है, फिर रख दो आपका बोलस को, तो नीचे जो है म्यूकस है ये, उसके ऊपर बोलस जो आ रही है, कहां से आ रही है, बोलस कहां से आ रही है, आपके एलिमेंट्री कैनाल में, वहां पे ग्रास नली यानी वहां से आ रही है, लाइक इसोफेगस से आ रही है। चलो, अब उसके ऊपर क्या होगा, यहां पर 2 प्रकार की चीजें होती हैं। ये होता है ऑक्जेंटिक सेल से क्या निकलने लगते हैं, HCl निकलने लगता है, और पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन निकलने लगता है, पेप्सिनोजन निकलने लगता है। ठीक है, तो ये म्यूकस नीचे बिछ गया, उसके ऊपर इस प्रकार देखो मैं बना के बता रहा हूं, यहां पर म्यूकस अलग अलग प्रकार के क्या है, बोलस यहां पर बिछे हुए हैं। इसके ऊपर क्या आ गया, ये HCl आके सीधा अटैक करेगा, और ये भी जाके इसके अंदर यहां पर मिल जाएगा। अब ये दोनों चीजें मिल रहे हैं तो हो क्या रहा है, तो इसको आपको समझना है कि ये जो पेप्टिक सेल से पेप्सिनोजन निकलती है, ये वास्तव में लॉक्ड फॉर्म में रहती है, निष्क्रिय रूप में रहती है। जैसे फोन को लॉक को अनलॉक करते हो ना, पासवर्ड अनलॉक करते हो ना, तो वैसे ही है, ये लॉक फॉर्म है। जब ये पेप्सिनोजन और HCl का मिलन हो जाता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये निष्क्रिय फॉर्म है,
और ये क्या है, सक्रिय रूप है, सक्रिय फॉर्म है। ठीक है, तो निष्क्रिय को सक्रिय करने में कौन मदद कर रहा है, HCl मदद कर रहा है। HCl के अलग अलग कार्य हैं, 2-3 कार्य मैं बताऊंगा, लेकिन पहले समझें इस प्रोसेस को। समझ में आया कि फूड का यहां पे आना, उसी को यहां पे देख लीजिए, जो यहां पे बताया गया है, जो चीज पढ़ाए वही चीज यहां पे लिखा हुआ है। मैंने कहा कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, कि इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां होती हैं, जिसमें HCl निकलता है। HCl कहां से निकल रहा है, ऑक्जेंटिक सेल से निकल रहा है, जिसका pH वैल्यू 1.8 है, मतलब ये हाईली एसिडिक है। ठीक है, जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो एक बात आप लोगों को ध्यान रखना है, एसिड आमाशय की दीवार को क्यों नहीं जला देता, क्योंकि नीचे म्यूकस फैला हुआ है। अगर म्यूकस नहीं होता तो आमाशय की दीवार जल जाती, बर्निंग होता, एसिडिटी होता है आपको, वही तो एसिडिटी, वही तो है। वो स्किन में आपके आमाशय की दीवार में क्या है, एसिड पहुंच गया है। खाली पेट में आप चाय पी लो, सुबह से लेके कुछ खाए नहीं, 11-12 बजे अचानक चाय पियो, थोड़ा तुरंत आपको एसिडिटी होना चालू हो जाएगा। बहुत सारे लाइक पार्टी वगैरह में इधर उधर की चीजें खा लेते हैं, एसिडिटी होना चालू हो जाता है। जिनका डाइजेशन पुअर होता है उनको ज्यादा होता है। तो मैं कह रहा हूं कि ये HCl के कारण ही होता है। उसको मतलब डाइल्यूट करने के लिए या उसे दूर करने के लिए या तो आप कोई एंटा एसिड की गोली ले लेते हो, जेलुसिल डाइजीन वगैरह, या कोई भी ऐसा बेस वाला खा लो जैसे कि अजवाइन या फिर सौंफ वगैरह खा लो, जो उसको क्या करेगा, नलीफाई कर देगा। और समझ नहीं आए तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, उससे क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक क्योंकि सोडा है, तो सोडा मतलब वहां पे कहेंगे बेस है, मतलब एसिड प्लस बेस सॉल्ट बन जाएगा, तुरंत एसिडिटी गायब। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो, इसमें मैंने कहा था कि ये एसिड जो है HCl जो है उसका pH 1.8 है। अब ये क्या कर रहा है, देखो पेप्सिनोजन क्या कर रहा है, पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है। पेप्सिनोजन लॉक है, इसे कहा जाता है, जो लॉग फॉर्म में हो ऐसा एंजाइम को कहा जाता है प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम का कहने का मतलब ये एंजाइम लॉक है, लॉक्ड है, इसे अनलॉक करेंगे तो ये एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां मुझे आप लोग बताइए एंजाइम कौन सा है, एंजाइम पेप्सिन है। प्रो एंजाइम कौन सा है, पेप्सिनोजन है। ठीक है, इसको अनलॉक करने में कौन मदद कर रहा है, HCl मदद कर रहा है। अगर HCl नहीं होता तो ये अनलॉक होता ही नहीं। अब ये पेप्सिन क्या करेगा, ये पेप्सिन जाके प्रोटीन का पाचन कर देगा। तो प्रोटीन को क्या कर रहे हैं, सरल अणु में देखो प्रोटियोज लिखाया हूं मैं, एमिनो एसिड प्रोटियोज शुरुआत में आज प्रोटियोज में तोड़ देता है उसको, या पेप्टोन्स में तोड़ देता है, जटिल को सरल में तोड़ रहा है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में। चलो देखो, चलो आगे देखते हैं अगला। HCl एक और काम करता है, ये जो प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन नाम का भी एक प्रो एंजाइम होता है, उसे रेनिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कर रहा है, फिर से प्रो एंजाइम को एंजाइम में कन्वर्ट कर रहा है। तो आपके स्टमक में कितने प्रकार के एंजाइम हो गए, पेप्सिन हो गया और रेनिन हो गया, और कम मात्रा में आपका क्या पाया जाता है, लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है, यहां पर देखो ये गैस्ट्रिक लाइपेज है, तो लाइपेज काम करता है, ये फैट को किस में तोड़ रहा है, ग्लिसरॉल में तोड़ रहा है। ट्राइग्लिसराइड मतलब ग्लिसरॉल ही है, शुरू में बताया हूं। फैट को तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। वही काम तो हो रहा है। 3 चीजों का पाचन हुआ भाई, यहां पर 2 चीजों का, माय मिस्टेक, 2 चीजों का हुआ। यहां पर प्रोटीन का पाचन हो रहा है, किसमें, पेप्सिन और रेनिन के द्वारा, रेनिन की बात मैं भी बताऊंगा दोबारा। और यहां पर गैस्ट्रिक मतलब थोड़ा सा फैट का पाचन हो रहा है। मतलब क्या समझे, जो हमने खाया था थोड़ी सी मात्रा माउथ बक्कल कैविटी में हुआ था, स्टार्च को डाइसेकेराइड में तोड़े थे, स्टार्च को माल्टोज में तोड़े थे, बाकी बोलस बन के आगे चला गया और स्टमक में आया। स्टमक में आते हैं तो स्टमक में आते ही यहां पर प्रो एंजाइम एंजाइम में कन्वर्ट हो गया HCl की मदद से, और ये जो है आपका पेप्सिन प्रोटीन का पाचन कर दिया। दूसरा, ये भी क्या है, प्रोटीन का पाचन करता है, और यहां गैस्ट्रिक लाइपेज भी क्या कर देता है, फैट का पाचन करता है। अब आप लोगों को बताता हूं, जो गर्भवती माताएं होती हैं
उसके बाद जब संतान जो है जब ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान करते हैं, तो जब मां का दूध संतानों में जा रहा होता है तभी हमारे बॉडी में मिल्क प्रोटीन केसिन का पाचन होता है। और इसके बाद ये 0 से लेके 5 वर्ष तक ही केवल क्या होती है, लाइक दूध का पाचन, मिल्क प्रोटीन का पाचन जिसे केसिन कहते हैं, उसका पाचन हमारे बॉडी में होता है। 5 साल के बाद 100 साल तक कभी भी हमारे बॉडी में प्रोटीन का पाचन नहीं होता। कौन सा प्रोटीन? मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क प्रोटीन, आप दूध पीते हो तो ये मत सोचना कि आपको प्रोटीन मिल रहा है, उससे कैल्शियम, फैट और बाकी न्यूट्रिशन मिल रही है, केसीन प्रोटीन नहीं मिल रही है आपको, जो मुख्य प्रोटीन है। हाँ, उसमें और कुछ दूसरे प्रकार के प्रोटीन होंगे, थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन दूध से आपको प्रोटीन, मुख्य प्रोटीन केसीन नहीं मिलता, केवल शिशुओं में मिलता है 0 से 5 वर्ष तक के। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो आप लोगों को ये 3 चीजें समझ में आई। क्या क्या चीजें समझ में आई कि आप लोगों को यहां आपने देखा कि किस प्रकार HCl एक रोल में प्ले कर रहा है। तो HCl का मैं कार्य आप लोगों को बताता हूं, HCl का कार्य यहां पर बताता हूं कि HCl का क्या कार्य है। तो इसे लिखना और समझना भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पे मैंने कहा पहला पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन को HCl के प्रेजेंट में पेप्सिन में कन्वर्ट करना, पहला कार्य। दूसरा कार्य प्रोरेनिन को HCl के प्रेजेंस में रेनिन में बदल दिया गया। अब ये दोनों क्या है, प्रोटीन का पाचन करना चालू कर देते हैं। तीसरा कार्य क्या है, हाँ, लाइपेस का नहीं है, लाइपेस का इसके साथ रोल नहीं होता। तीसरा कार्य, ये एसिडिक नेचर होने के कारण, एसिडिक नेचर यानी अम्लीय प्रकृति होने के कारण हानिकारक बैक्टीरिया, फंगस को पूर्णतः किल कर देता है। यह मुख्य 3 कार्य है, याद रखना। ठीक है, प्रो एंजाइम को एंजाइम बदलना, और फाइनली हम कहें कि एसिडिक कारण बैक्टीरिया, फंगस वगैरह को जो फूड में किसी वजह से पहुंच गए हैं सब मारे जाते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ऑनलाइन स्टूडेंट इस चीज को समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार करिए आप लोग। ठीक है, चलो अब हमारे पास स्टमक का भी डाइजेशन खत्म, अब बच गया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का। आज इसे फिनिश करेंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ आप इसे समझिए। ठीक, आगे बढ़ें, कोई डाउट? चलो अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। तो फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करती है, क्यों करती है और किस प्रकार होता है, इसे हम देखें पहले। इधर था भाई स्टमक था, आमाशय था। आमाशय से जब फूड क्या है, छोटी आंत में प्रवेश करेगी, छोटी आंत में प्रवेश करेगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? काइम हो जाएगा, इसका नाम काइम हो जाएगा। ठीक, और इसके पहले जब यहां पे एंटर कर रहा था, इसका नाम क्या था? बोलस था या गोलक था। ठीक है, और ये आपका स्टमक था। चलो अब हम देखेंगे फूड पहुंच गया यहां पर, क्यों पहुंचा और किस वजह से यहां पे हो रहा है ऐसा, थोड़ा गौर करिए। हमने खाया था बहुत सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, और भी बहुत सारे विटामिन वगैरह, बहुत सारे और भी चीजें तो खाया था। लेकिन अभी देख रहे हैं थोड़ी सी मात्रा में बक्कल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का हुआ है, थोड़ी सी मात्रा में प्रोटीन का आपका स्टमक में पाचन हुआ है, और थोड़ी सी बहुत ही कम मात्रा में फैट का हुआ है। अभी तो मेजर चीजें डाइजेशन होना बाकी है। तो मेजर चीजें डाइजेशन होना बाकी है, तो अब इसीलिए यहां स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वो एंटर करेगा। जब स्मॉल इंटेस्टाइन को देखते हैं तो इस प्रकार बहुत सारे लंबी क्या है, इस प्रकार स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। ये क्या है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। इसकी अंदर दीवार में क्या होती है, जैसे नहाने का टॉवेल नहीं होता मोटा वाला, इस प्रकार फाइब्रस स्ट्रक्चर है ना, इस प्रकार छोटी छोटी क्या है, रेशेनुमा संरचना पाई जाती है किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार पर। इसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्मांकुर कहा जाता है।
इसे सूक्ष्मांकुर या माइक्रोविलाई कहा जाता है। इस माइक्रोविलाई का काम क्या है? अवशोषित भोजन का, यानी भोजन से प्राप्त जो न्यूट्रिशन है उसको ब्लड में मिला दिया जाना। फूड से जितना भी न्यूट्रिशन वैल्यू होगा उसे मिला दिया जाना। इसका मतलब क्या समझे? इसके आगे और डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां एब्जॉर्प्शन के लिए क्या है? अवशोषण के लिए माइक्रोविलाई पाए जा रहे हैं। तो जब मैं कहूंगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहां पे त्रिवेणी संगम होता है। तीन जगह, तीन चीजों का मिलन होता है। क्या क्या तीन चीजों का मिलन होता है? तो इसको जानने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्वाधिक पाचन होता है। सबसे जो ज्यादा डाइजेशन होता है कहां पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। क्यों होता है? अब इस रीजन को यहां पे हम समझने का प्रयास करते हैं। क्यों होता है? तो इस चित्र को आप लोग थोड़ा देखिए ताकि चीजें आप समझ पाए। इस चित्र को देखिए, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है और यहां पर देख रहे हैं लीवर है, इधर देख रहे हैं लीवर, और लीवर से क्या है निकला हुआ ये छोटा सा स्ट्रक्चर गाल ब्लेडर, यानी इसे कहा जाता है पित्ताशय। लीवर से अटैच हुआ है क्या? गाल ब्लेडर। दूसरा देख लिए, दूसरा देखिए यहां पर, ये पहला था लीवर, लीवर का ही से सटा हुआ पार्ट है गाल ब्लेडर। तो चलो इसको फर्स्ट माने, इसे सेकंड माने, इसे तीसरा मान लो। यहां पे देख रहे हैं पैंक्रियास, यानी कि अग्नाशय। अग्नाशय, तो अग्नाशय से निकलने वाली, लीवर से निकलने वाली जो गाल ब्लेडर होते हुए यहां पर कहां जाएगा? छोटी आंत में प्रवेश करेगा। और एक खुद का अपना क्या है? इंटेस्टाइन का। तीन चीजों का मिलन हो रहा है, इसलिए मैंने इसे त्रिवेणी संगम कहा है। त्रिवेणी संगम कहेंगे, तीन नदियों का मिलन स्थल होता है ना, तो तीनों कुछ ना कुछ चीजें सीक्रेट करेंगे, कुछ ना कुछ स्रावित करेंगे जो भोजन का डाइजेशन करेंगे। तो चलिए उसे समझते हैं, इसे समझते हैं यहां पर। तो यहां पर मैं अगर बताऊं कि मान लो इसे छोटी आंत मैंने कह दिया, चलो ऊपर लिखा हुआ है डायरेक्ट वहीं लिख देता हूं, इसे मैंने कहा छोटी आंत कह दिया है। तो इधर क्या है? लीवर है, लीवर यानी यकृत है, और लीवर से क्या निकल रहा है? जीबी कह दिया, मतलब गाल ब्लेडर है, और ये आके इधर एंटर करेगा। उसके बाद मैंने कहा इधर क्या है आपका? अग्नाशय यानी पैंक्रियास है, अग्नाशय यानी पैंक्रियास। तो पैंक्रियास से निकलने वाली भी चीजें कहां होंगी? यहां पे एंटर होगा। और ये अपना खुद का क्या है? कुछ ना कुछ एंजाइम होगा। तो तीन प्रकार की चीजें मिल रही हैं, तीन प्रकार के सीक्रेटरी मटेरियल, स्रावित जो है द्रव मिल रहे हैं। पहला लीवर से गाल ब्लेडर होता हुआ, दूसरा अग्नाशय से होता हुआ, और तीसरा खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का। आप लोगों को यहाँ पे इसी चीज पर फोकस करनी है, बस यही आपके सिलेबस का, आपके टॉपिक का सबसे अंतिम पड़ाव है। इसको समझ लिए, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट फिनिश्ड। चलिए देखते हैं, इसमें कहीं पे कोई भी समस्या होगी तो आप बताना, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूं तीन प्रकार की जो है, देख रहे हैं कि छोटी आंत में भोजन जैसे एंटर करता है, कौन से फॉर्मेट में? काइम के फॉर्मेट में। तो यहां पे तीन चीजें मिलती हैं। एक है बाइल जूस, ये कहां से पैदा हो गया? बाइल जूस कहां से निकलता है? एग्जाम में आया हुआ है, लीवर से निकलता है, यकृत से निकलता है और पित्ताशय में स्टोर होता है। अरे भाई अभी तो बताया, लीवर है, लीवर से बाइल जूस निकला और कहां पे चला गया? गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय में चला गया। ये लीवर है, ये जीबी यानी गाल ब्लेडर है। अब यहां पे केवल स्टोर करने का काम करता है, बाइल जूस यहां केवल स्टोर होती है, और स्टोर होके सीधा क्या है, कहां पे जा रही है? अपने टारगेट कहां पर जा रही है? इधर छोटी आंत में जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करने वाली है, ये प्रवेश करने वाली। इधर देखो दूसरा क्या है? पैंक्रियाटिक जूस, चलो लिख लो यहां पर, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस जब क्या करेगी, यहां से सीक्रेट करते हुए इधर आएगी, तो रास्ते में क्या होता है, जैसे इसको ज्वाइन करने वाले होते हैं, रास्ते में मिल जाता है कौन? बाइल जूस मिल जाता है। पूछता है कहां जा रहे हो? हम कह रहे हैं कि छोटी आंत में जा रहे हैं, चलो हम भी चलते हैं। तीनों जाके एक जगह मिल जाती, ये दोनों आएंगे और ये तीनों, मतलब तीनों का त्रिवेणी संगम हो गया कि नहीं? तीनों का त्रिवेणी संगम हो गया कि नहीं इस जगह पर? अब सुनिए गौर से,
अब तक हमने जितना ऑर्गन देखा, खुद का कोई जूस होता था, खुद का कोई एंजाइम होता था, लेकिन इधर देख रहे हैं इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, 3 प्रकार की चीजों का मिक्सचर हो रहा है, इसलिए सर्वाधिक जो है डाइजेशन यहाँ पे पाए होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक डाइजेशन होने का रीजन समझ में आया, क्योंकि 3 प्रकार के सिक्रेटरी मटेरियल, स्रावित द्रव का यहाँ पे मिश्रण हो रहा है, इसलिए सर्वाधिक डाइजेशन यहाँ पाया जाएगा। नाउ अगला देखते हैं कि इसमें एक चीज को पकड़ें, पहला लीवर को पकड़ें और उसमें चीजों को समझें। पित्तरस, तो पित्तरस के बारे में याद रखना, एक इंपॉर्टेंट और स्टार पॉइंट लिखो, देयर इज नो एंजाइम फाउंड इन बाइल जूस। लिखेंगे पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, पित्तरस में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, देयर इज नो एंजाइम फाउंड इन बाइल जूस। और उसी के नीचे दूसरा स्टार पॉइंट लिखेंगे, बाइल जूस यानी पित्तरस, बाइल जूस यानी पित्तरस लीवर से सीक्रेट होता है, यानी यकृत से स्रावित होता है। बाइल जूस इज सीक्रेटेड फ्रॉम द लीवर and stored in gallbladder। पित्तरस यकृत से स्रावित होता है एवं पित्ताशय में संग्रहित यानी संचित हो जाता है, पित्ताशय में संचित होता है। ठीक है, अब कोई भी एंजाइम नहीं पाया जा रहा है, लेकिन अब तक तो हमने यही पढ़ा कि डाइजेशन में हमको एंजाइम जरूरत पड़ेगा, तो यहां पे आप लोगों को एक चीज नोट करनी है। तो इस बाइल जूस में होता क्या है, तो बाइल जूस में 2 प्रकार की चीजें होती हैं। क्या क्या होगी, गौर से देखिएगा। एक प्रकार का सॉल्ट, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट, लिखेंगे यहां पर लिखा हुआ है देखो। ठीक है, पित्तरस में 2 लवण पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट पाए जाते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट पाए जाते हैं। ये क्या है, 2 सॉल्ट है, 2 लवण है। इसका काम क्या है, फैट का इमल्सिफिकेशन, फैट का इमल्सीकरण। इमल्सीकरण क्या है, इमल्सीकरण क्या है, इसको जानने के लिए आपको समझना होगा कि फैट को छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट में तोड़ देना, वाटर ड्रॉपलेट में तोड़ देना। फैट मतलब एक प्रकार का ऑयली नेचर है उसका, फैटी चीज चिपचिपा ही होगा हमेशा। उसके साथ क्या होगा, पानी बिल्कुल मिक्स नहीं होगा, क्योंकि ऑयल के साथ पानी बॉन्ड नहीं हो सकता, फैट के साथ भी नहीं हो सकता। तो वो क्या कर देता है, फैट को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना है, मतलब उसको हमको इमल्सिफिकेशन करना पड़ेगा, इमल्सीकरण करना पड़ेगा। तो फैट को वाटर ड्रॉपलेट में यानी पानी की बूंदों के रूप में तोड़ना ही इमल्सीकरण कहलाता है। तो पहला काम क्या है, इसका इमल्सिफिकेशन करता है। इसको करते हैं तो क्यों करने की जरूरत पड़ती है पता है, आप लोग विटामिन पढ़े हो, 2 प्रकार का विटामिन होता है, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल, पढ़े हो नहीं पढ़े हो? देखो फैट सॉल्युबल ये है, वाटर सॉल्युबल ये है, 2 प्रकार का विटामिन होता है। जब कहेंगे बी और सी क्या है, जल में विलय विटामिन है, और उसके बाद कहेंगे क्या है, डी ई के ए, डेका। ठीक है, डी के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये तो फैट में सॉल्युबल है। अब आपने खाया भी तो था ना रोटी के साथ, रोटी के साथ घी लगा के खाया था ना, उसके साथ हो सकता है कोई विटामिन क्या है मिक्स हो जाए, जो क्या है वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। और फैट सॉल्युबल के विटामिन को हमको बॉडी के में यूज भी तो करना है, लेकिन वो तो फैट के साथ मिक्स्ड है तो यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले मैं क्या करूंगा, फैट को तोड़ दूंगा पानी के ड्रॉपलेट में। अब ये विटामिन क्या है, फ्री हो गए, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा, खत्म। समझ में आया? तो इमल्सिफिकेशन करने का मतलब पानी, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का जो है यहाँ पे हम इमल्सीकरण करेंगे, जिसके कारण जो है जल फैट जो है टूट जाएगा पानी के बूंदों में। अब जो वसा में विलय जितने विटामिन थे वो फ्री हो गए और बॉडी यूज कर लिया, उसे एब्जॉर्ब कर लिया। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आया कि नहीं, कि डिफिकल्ट लग रहा है? आया? ठीक है, आप लोग को आ रहा है सभी को? हाँ, अच्छा, अगर ये चीज देख लिए। अच्छा, एक देखो और, अब बाइल जूस में एक और चीज पाया जाता है। पहला तो आपने देखा सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट। दूसरा यहां पे लिखेंगे उसमें क्या पाया जाएगा,
पिगमेंट पाया जाएगा, दो प्रकार का वर्णक पाया जाएगा, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। लिख लो इसे, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नाम का दो बाइल पिगमेंट पाया जाएगा, बाइल वर्णक, पित्त वर्णक पाया जाएगा। इसका काम क्या है आपको इसको समझना। अभी का जो समय है जब बरसात एंटर कर रही है, आप लोग बहुत सचेत रहना, बहुत ही सावधान रहना, कहीं की भी बाहर की कुछ चीजें मत खाना, बाहर की कुछ चीजें कहीं पर मत पीना, क्योंकि ये वो समय है जब दो वेदर का मिक्सिंग हो रहा है। पहला वेदर जा रही है, दूसरा एंटर प्रवेश कर रही है। तो इस समय क्या है, बैक्टीरिया, फंगस वगैरह बहुत सारे पानी में या खाने पीनों में बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब उसे यहां क्यों बता रहा हूं, एक्चुअल में इसी समय पीलिया यानी जॉन्डिस होने का ज्यादा डर रहता है, जो दूषित खान पान की चीजों पर या पीने पानी वानी से होता है। तो जब किसी व्यक्ति को जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है तो उसका बॉडी का रंग पीला कलर हो जाता है, आंखों का रेटिना जो है, कार्निया वगैरह जो है सब पीला हो जाता है, यूरिन पीला निकलने लगता है ना। तो ऐसा बहुत सारी जो येलोनेस, जो येलोविस बढ़ जाता है, पीलापन बढ़ जाता है, वो किसके कारण होता है, ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के कारण इसकी मात्रा बढ़ जाती है। और शरीर में इस प्रकार ये वर्णक की अधिक मात्रा में बढ़ जाने के कारण ये प्रॉब्लम होती है। ये अनियमित रूप से या बहुत ज्यादा क्यों बढ़ गया, क्योंकि लीवर संक्रमित हो गया। पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है, एग्जाम में पूछा गया है, लीवर यानी यकृत प्रभावित होता है। लीवर से क्या निकल रही है, बाइल जूस निकल रही है, जो एक नियमित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में निकलनी चाहिए, लेकिन वो तो इन्फेक्टेड हो गया, संक्रमित हो गया, उसकी मात्रा बढ़ गई। भाई मात्रा बढ़ गई तो क्या हो गया, वर्णक यानी पिगमेंट बहुत बढ़ गया। इसके कारण क्या है आपका, लाइक बॉडी में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट के बढ़ने के कारण, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन के करने के कारण पीलापन दिखता है। तो इसे कैसे ठीक करेंगे, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा लिवोमिन या ली52 या इस टाइप की कुछ मेडिसिन देगा, कि आपको लीवर से रिलेटेड ही किसी प्रकार का सीरप या मेडिसिन देगा, ताकि लीवर को ठीक करें तो आपका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन याद रखना, ये दो प्रकार के पिगमेंट हैं, और यहां पर सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टारोकोलेट जो है, ये बात याद रखना। अच्छा, एक प्रश्न आपको कभी कभार पूछ दिया जाए, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का किडनी को हटा दिया जाए, क्या होगा यदि किसी व्यक्ति का किडनी को हटा दिया जाए, व्यक्ति जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। किडनी, एक किडनी क्या करेगा, का आकार दो किडनी के बराबर हो जाएगा और दोनों के बराबर अकेला काम करने लगेगा। बॉडी में कोई भी ऐसा बहुत बड़ा कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। अभी लालू प्रसाद यादव को उनकी डॉटर का जो है किडनी लगा हुआ है, ठीक है। खैर, ये किडनी वाला मामला होगा। यहां पे पूछ दिया जाए क्या होगा किसी व्यक्ति का गाल ब्लेडर यानी पित्ताशय, जो छोटा सा देख रहे हैं ये आपका ग्रीन कलर का, इसे हटा दिया जाए, तो उस गाल ब्लेडर का काम क्या है, थोड़ा नोटिस करिए। वो क्या कर रहा है, बाइल जूस को स्टोर कर रहा है। बाइल जूस क्या काम कर रहा है, फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा है, फैट का क्या कर रहा है, पाचन कर रहा है। तो फैट का पाचन जो है रुक जाएगा, फैट का डाइजेशन या फैट का इमल्सिफिकेशन रुक जाएगा। तो किसी व्यक्ति का गाल ब्लेडर को हटा दिया जाए तो चूंकि फैट का डाइजेशन ही नहीं होगा बॉडी में, इसलिए उस व्यक्ति की डेथ हो जाएगी। ठीक है, याद रखना गाल ब्लेडर। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आया सभी को। और सोचो अगर वो फैट का इमल्सिफिकेशन ही नहीं कर पाता तो ये जो विटामिन है ना, डेका ADE के जो देख रहे हैं या डेका जो देख रहे हैं, वो सब विटामिन आपकी बॉडी में अवशोषित ही नहीं हो पाता, एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता। ठीक है, समझ में आया। तो चलो, पहला काम तो आपने समझ लिया, अब दूसरा और तीसरा को समझ जाओ, फिर ये टॉपिक समाप्त होगा। थोड़ा सा देखें अग्नाशयी रस के बारे में। प्रीवियस ईयर्स के PSC में भी और मेंस में भी एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा गया है कि वाई पैंक्रियाटिक जूस इज नोन एज कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, कि अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस क्यों कहा जाता है। तो इसको आपको समझने के लिए आपको अपने लेक्चर के स्टार्टिंग में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या मैंने बताया था, कितने प्रकार के प्राइमरी न्यूट्रिएंट बताया था, कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन और फैट, तीन प्रकार का प्राथमिक पोषक तत्व मैंने कहा था, जो तीनों का पाचन कर देगा तो कहेंगे उसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। ये करता है, देखो देखो ये बात समझना, पैंक्रियाटिक जूस ऑब्वियसली कहां से रिलीज होगा, पैंक्रियाज से रिलीज होगा, अग्नाशय से निकलेगा, क्योंकि आंसर वहीं छुपा हुआ है। दूसरा, इसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मतलब तीनों के तीनों प्राइमरी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन करता है। चलो समझ लो क्या क्या है। देखो इसमें क्या होता है एक्चुअल में, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और लाइपेज, चार प्रकार के विटामिन, चार प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। देखो कैसे याद रखना, ए सी टी एल, ए सी टी एल मैंने कहा। ए मतलब एमाइलेज, सी मतलब काइमोट्रिप्सिन, टी मतलब ट्रिप्सिन, एल मतलब लाइपेज। तो ये एमाइलेज क्या काम करता है, शुरुआत में माउथ में भी तो एमाइलेज मिल रहा था, टाइलिन और एमाइलेज, याद करो, ठीक है। तो यहां पर कहेंगे ये क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करते हैं, और गैस्ट्रिक लाइपेज तो हम पढ़े थे स्टमक में, तो लाइपेज क्या काम करेगा, वसा का पाचन करेगा। हो गया कि नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों कंप्लीट, तीनों का डाइजेशन कर रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार ACTL से पूछा जाता है। एक कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन जो आपको पास्ट ईयर में व्यापम PSC दोनों ने पूछा है, सुनिए। चार प्रकार के एंजाइम दे दिया था और इसमें पूछा था कि इनमें से कौन सा एंजाइम आपके पैंक्रियास में नहीं पाया जाता या छोटी आंत में नहीं पाया जाता, ऐसा करके दिया था। पैंक्रियास में नहीं पाया जाता पूछा था, अग्नाशय में नहीं पाया जाता था। और ऑप्शन क्या क्या था बता रहा हूं, देखो ऑप्शन दिया था ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, तीसरा दिया था रेनिन, और चौथा दिया हुआ था यहां पर लाइक, दैट इज लाइपेज, ऐसा करके दे दिया था। तो जब हम बात करते हैं ट्रिप्सिन, रेनिन, ये सब सिमिलर नाम दिखते हैं, है ना, पेप्सिन, रेनिन, और यहां तीन नाम देता, चलो लाइपेज की जगह आपको पूछ देते यहां पर कोई और नाम के पेप्सिन दे देता, तो पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, रेनिन हो गया। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड है, एग्जाम हॉल में तो और कंफ्यूज होकर मर जाओगे। तो इसलिए कैसे करेंगे, तो इसलिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया है, ACTL को याद रखना, और उधर वाला का पेप्सिनोजन से पेप्सिन निकलता है, प्रोरेनिन से रेनिन निकलता है, उधर का उधर ही रहने देना आप। तो आप लोग को पैंक्रियास में क्या नहीं पाया जाता, तो रेनिन नहीं पाया जाता, बाकी ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज तीनों पाया जाता है। ये आया हुआ प्रश्न है, पेपर सॉल्व करोगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक, समझ में आया। तो इस प्रकार इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। खत्म। लास्ट और अंतिम वो है इंटेस्टाइनल जूस। अब ये आखिरी वाला है भाई। अब जो खाना आखिरी समय में, जो अंतिम पॉइंट में डाइजेशन हो रहा है, यहीं पर हो रहा है, यानी जो है आपका जो एंजाइम है केमिकली इसे आखिरी बार में यहीं पे तोड़ेगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा, जो अनपचा है वो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। तो डाइजेशन का अंतिम बिंदु होता है इंटेस्टाइनल जूस। इसे कैसे याद रखेंगे, मसाले का मसले याद रखना, मसले, मसाले का मसले, ठीक है। मां से क्या है, माल्टेज, मां से क्या है, माल्टेज, एस से सुक्रेस, एल से लैक्टेस, ई से इरेप्सिन, मसले, उधर ACTL, ठीक है, समझ में आया। माल्टेज का क्या काम करेगा, माल्टोज, माल्टोज कौन सा सैकेराइड है, डाई मोनोपॉली, कौन सा है, डाइसैकेराइड है। रोटी मीठी लगी थी आपको, अब वो वैसे के वैसे लाइपेज उसी आपके माल्टोज फॉर्म में है, अभी बॉडी में उसे ग्लूकोज फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है। थोड़ा देखें इधर, माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड है, उसको मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज में तोड़ने का काम कौन कर रहा है, माल्टेज कर रहा है। अब ग्लूकोज सरलतम रूप में आ गया, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, इंटेस्टाइनल वॉल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया गया। किसके द्वारा, माइक्रोविलाई के द्वारा। जब मैं कहूंगा सुक्रेज, तो सुक्रोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है, उसको क्या है,
ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों मोनोसैकेराइड है। आपको तो एक प्रश्न यहां से भी आता है, कौन सा मोनो, डाई और ट्राइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मोनो में आप देख रहे हैं ग्लूकोज के बाद फ्रक्टोज भी आ गया। इधर देखो फिर से लैक्टोज, लैक्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है, मतलब माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज डाइसैकेराइड है। इनको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ रहा है, मतलब मोनोसैकेराइड में तोड़ रहा है। जटिल को सरल, जटिल को सरल और जटिल को सरल, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ रहे हैं। अब बॉडी का माइक्रोविलाई इसे एब्जॉर्ब कर लेगा और शरीर में मिला दिया जाएगा ब्लड में, ठीक है। अच्छा, लास्ट देखते हैं इरेप्सिन। इरेप्सिन क्या करेगा, जो भी बचा खुचा थोड़ा बहुत प्रोटीन है जो अभी तक देखते हैं डाई और ट्राई पेप्टाइड में टूटा हुआ है, उसको और सरलतम रूप में तोड़ दिया। एमिनो एसिड लिखाया हूं टॉपिक के स्टार्टिंग में कि प्रोटीन का सरलतम रूप क्या है, एमिनो एसिड है। तो एमिनो एसिड के रूप में इस प्रकार क्या है, बॉडी अब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब तक हमने किया क्या है, जटिल को सरल में तोड़ने का ही तो काम किया है, इसलिए तो मैंने डाइजेशन का पूरा टॉपिक ही बताया। कॉम्प्लेक्स को सिंपल में तोड़ रहे हैं, डाई को मोनो में तोड़ रहे हैं हम, डाई पेप्टाइड को हम एमिनो एसिड यानी सरलतम रूप में तोड़ रहे हैं। समझ में आया? तो इस प्रकार तीनों चीजें क्या होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती हैं और वहां पर क्या होगा, आपका सर्वाधिक डाइजेशन होता है। इस प्रकार आप डाइजेशन को देखें। लेकिन अभी थोड़ा सा कंटेंट और बचा है, इसमें 5 मिनट और लगेगा। इसमें ये बात समझनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है और स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी और बड़ी आंत के उनके भागों के नाम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए लिखिए, इसे समझिए और ये भी ट्रिक के बेस पे समझेंगे। देखो, इसको याद रखने का तरीका है, छोटी आंत जहां पे सर्वाधिक पाचन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, इस प्रकार याद रखेंगे, अग्र, मध्य और पश्च। क्या कैसे कहेंगे, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो इसे याद रखने का तरीका, मैंने कहा था कि जैसे शादी वगैरह में क्या होती है, डीजे मंगाते हैं, ठीक है, डीजे पार्टी वगैरह होती है ना, तो वैसे ही यहां पर एक ट्रिक को यूज करना। इस बार आपके घर में बर्थडे पार्टी हो रही है और आप बड़ा भारी भरकम डीजे ना मंगा के छोटा डीजे मंगाए। तो स्मॉल डीजे आई, DJI, कौन सी आई, स्मॉल डीजे आई। तो लिखो इसका ट्रिक, स्मॉल DJI, छोटी डीजे आई। तो यहां पर अगर लिखें इसे, क्या है, ड्यूडेनम, ड्यूडेनम, इसे क्या कहेंगे, ग्रहणी। उसके बाद क्या है, जेजुनम, ठीक है, मध्यांत्र और इलियम, इलियम जिसे कहेंगे क्षुद्रांत्र, ठीक है। हिंदी वाला और डिफिकल्ट लगता है, इंग्लिश वाला आसानी है। स्मॉल डीजे आई, क्लियर हो गया सभी को? अग्र, मध्य, पश्च, एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर, ये क्या है, इंटेस्टाइनल पार्ट, छोटी आंत के भाग को याद रखना, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। क्लियर हो गया? चलो लास्ट पॉइंट, अब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट को भी आप देखें तो आप लोग ऐसा करना, इधर देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का जो है आपका अग्र, उसके बाद ये मध्य, पहला के बाद ये 1 हो गया, ये इसको 2 बनाना और ये इसको 3 बनाना। तो CCR, सीकम कोलन रेक्टम, सीकम कोलम रेक्टम, ठीक है, ये अग्र, मध्य, पश्च, सीकम कोलन रेक्टम, ठीक, ये अग्र, मध्य, पश्च है। क्या है, अग्र हो गया, पहला वाला अग्र, दूसरा यहां पे मध्य और ये पश्च, ठीक, समझ में आया? चलो अब अंतिम और समाप्त करेंगे टॉपिक को।
कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन जीरो होता है, बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होता। तो करता क्या है, ये क्या काम करता है, जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लिख लो, लार्ज इंटेस्टाइन जल एवं खनिज लवण का, मिनरल्स एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है, याद रखना। ठीक, क्लियर हो गया। दूसरा काम क्या करता है कि जो पचा हुआ भोजन यानी कि आपका डाइजेस्टेड फूड को कुछ समय के लिए क्या करता है, वहां पर होल्ड करके संचित करके रखता है और उसे एवरीडे फीकल मैटर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना कि संचित पाचित पदार्थ को या कहा जाए डाइजेस्टेड मटेरियल को कुछ समय के लिए होल्ड करेगा और बाद में क्या करेगा, वो उसे रिलीज कर देगा।